हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर परमाणु संरचना। तो बच्चे, परमाणु संरचना की पिछली क्लास में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी कह रहा है कि आप जिस क्या बोलते हैं, लाइट को, प्रकाश को वेव मान रहे हो, उसको वेव मानोगे तो बहुत सारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसी एक्सपेरिमेंट्स है जो हम तभी साबित कर सकते हैं जब हम ये मान लें कि प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्लैंक क्या कह रहा है? तो प्लैंक कह रहा है कि अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखो, मैंने आपको बताया था कि आप एक कोयले को गर्म कर दो तो आपको पहले रेड कलर दिखाई देगा, फिर ब्लड रेड दिखेगा, फिर ऑरेंज दिखेगा, और जैसे जैसे वो गर्मी लेगा वैसे वैसे उसकी रंग जो है वो बदलेगी। तो एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, कणों के रूप में है, क्योंकि एक रंग के बाद दूसरा अचानक नहीं आ जाता, टाइम लगता है ना। तो एनर्जी रुक रुक के चल रही है, धीरे धीरे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या कर रहा है, वापस अगर मैं उसको छोड़ दूं तो उसी एनर्जी को वो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो प्लैंक ने डिस्कस कर लिया था कि एनर्जी, ऊर्जा, चाहे अवशोषित करनी पड़े चाहे ऊर्जा छोड़नी पड़े, वो हमेशा पैकेट के फॉर्म में होगी। उस पैकेट को क्वांटा बोलते हैं। अगर लाइट की बात करोगे तो उसी क्वांटा को फोटोन बोल देंगे, और एक क्वांटा एच न्यू, दो क्वांटा 2h न्यू, तीन क्वांटा 3h न्यू, है ना। तो जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, सिमिलरली एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और पर पैकेट एच न्यू वैल्यू है। ठीक है, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट था, न्यू थी फ्रीक्वेंसी। अब हम कहेंगे कि चलो प्लैंक कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये कह रहा है अगर आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी मानोगे, कंसीडर करोगे, बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया, करेक्ट भी है ना, तभी आप बता पाओगे क्या, कि तभी आप बता पाओगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम पढ़ने वाले प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश, लाइट, अब लाइट बोलो, फोटोन बोलो, क्योंकि प्रकाश कणों के रूप में है प्लैंक के हिसाब से, तो कण, हर कण को मैं क्या बोलूंगी, फोटोन, है ना। विद्युत प्रभाव, तो फोटोन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, है ना, प्रकाश की वजह से विद्युत धारा बहेगी परिपथ के अंदर, है ना। इस प्रभाव को हम कह रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट समझ लो, सेम चीज है। सोलर पैनल क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको एक ऐसा मेटल लेना है। अच्छा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हर्ट्ज ने किया था। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या लिखते हो, हर्ट्ज लिखते हो ना, तो HERTZ, हर्ट्ज, है ना, साइंटिस्ट था। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म जो है वो हर्ट्ज ने किया था, बाद में आइंस्टाइन ने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब हर्ट्ज क्या मानता है कि आप ऐसा धातु ले लो जिसमें इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो क्षार धातु ले लो, सबसे बढ़िया सीजियम ले लो। तो पता है ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे जाते, हा, ली, ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, की, पोटेशियम, रब से फरियाद, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो चलो फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, छोड़ देती हूँ, सीजियम ले लेती हूँ। तो यहाँ सीजियम एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, परमाणु आकार बहुत बड़ा है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे। तो हर्ट्ज का मानना है कि ऐसा धातु जिसमें इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे, आप चाहे पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, सीजियम, इसमें आपको ये इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ जैसे ही यहाँ जैसे ही फोटोन गिरता है, फोटोन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर फोटोन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन आया, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन आया, लगातार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट टाइम, आवेश प्रवाह की दर को धारा ही तो कहते हैं। तो आवेश क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो होंगे, मतलब परिपथ में विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें समझाई है सबसे पहले वैज्ञानिक हर्ट्ज ने। तो देखो सन 1800 क्या बोलेंगे इसको, 87, है ना, 87 में एच हर्ट्ज ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया, है ना। देखो फोटोन टकराओ, इलेक्ट्रॉन निकलो, कंचे नहीं खेलते हैं, कंचे खेलते ना, एक कंचे जाके टकराया, एक जाके निकल गया, अपनी जगह से हिल गया, है ना। अच्छा, ये कणीय प्रकृति भी साबित कर रहा है, क्योंकि फोटोन अगर कण है, या मान लो तुम कह रहे हो प्रकाश जो है तो तरंग है, लेकिन तरंग गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो कण है। तो हम कहेंगे फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, तो कण टकराया, कण निकला। तो ये साबित करता है प्रकाश की कणीय प्रकृति, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, प्लैंक क्वांटम थियरी है, ये सब लाइट की पार्टिकल नेचर के सपोर्ट में है।
समझ में आई थी बात? ठीक है, तो अब इसका दिलचस्प प्रयोग क्या है, तो ये कह रहा है आप ऐसे धातु ले लो लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो मैंने थोड़ी देर पहले तो बता दिया ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो हम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ले रहे हैं, इनकी सरफेस पे जब निश्चित आवृत्ति वाला फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब अभी अब हम चेक करेंगे पोटेशियम है तो लाल रंग का प्रकाश गिराओ तो कुछ नहीं होगा, ब्लड रेड गिराओ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन येलो गिराओ तो आपको दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते दिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, है ना। तो निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश डालें तो हम क्या देखते हैं कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, बाहर निकलेंगे। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अभी कैसे, तो देखो और इलैबोरेट करते हैं इसको। आपको क्या करना है बच्चे, आपको लेनी है एक मेटल सरफेस। ठीक है, तो मैंने लिया एक ऐसा धातु जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ढीले बंधे हों, है ना। मैं ऐसा मेटल चूज करूंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड। ठीक है, ऐसी धातु सतह जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स ढीले बंधे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई ये लो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है धातु सरफेस के अंदर। अब आप कह रहे हो कि मैं इस पे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराता हूं। ठीक, गिरा दो। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। भाई मैं 100 जूल फेंकूंगी तो उसके पास तो 100 जूल गई। अब उस इलेक्ट्रॉन को, भाई ये इलेक्ट्रॉन भी तो नाभिक से बंधा हुआ है ना कहीं ये क्या है, नाभिक से बंधे हुए सारे के सारे। अब इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से मुक्त होना है, छुटकारा पाना है कि भाई मैं इसके साथ बंधा हुआ हूँ तो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूँ और मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो जिस आकर्षण से उसने बांध रखा है, जितनी ऊर्जा से उसने बांध रखा है, उतनी एनर्जी बाहर से एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपने लाइट गिराई, आपने फोटोन गिराया, अब चाहे प्रकाश लिखो चाहे फोटोन लिखो एक ही बात है। ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन तो भाई ये बाहर निकल जाएगा, ये नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाएगा। तो धातु सतह पे प्रकाश गिराते हैं निश्चित आवृत्ति वाला, और इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु सतह से मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, 1 बाय 1 सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। भाई फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं ना। देखो इसके बारे में कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो पढ़ लेते। ये कह रहा है देखो फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, फिर फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, नो टाइम लेग बिटवीन क्या बोलते हैं, फोटोन जो गिर रहा है उसमें और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, नो टाइम लेग बिटवीन इंसिडेंट फोटोन, आपतित फोटोन एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, इनके बीच में टाइम नहीं कि हाँ पहले फोटोन टकराया, फिर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, फिर वो नाभिक के आकर्षण से मुक्ति पा रहा है, अब वो निकल रहा है। ऐसे नहीं घर से बाहर जा रहा हूँ तो पहले मैं सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ, खिड़कियाँ बंद कर देता हूँ, लाइट बंद कर देता हूँ, नहीं एक आधी लगा लेता हूँ ताकि चोर को लगे कि नहीं मैं घर में हूँ, है ना, फिर सारे ताले वाले लगाऊँ, फिर मैं निकलूँ, फिर गाड़ी वाड़ी अंदर करूँ। अरे कितना सोचते हो, इतना तो सोचना ही नहीं है। फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, है ना। जैसे एकदम से तेज प्रकाश आता है, आंखें क्या हो जाती, बंद हो जाती है ना, कुछ भी आइज के आसपास होता है, या पेन चुबाते ही हाथ क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, तो टाइम थोड़ा लगता है। मैसेज तो वो भी है कि भाई क्या बोलते हैं, सुई चुबाई है ना, हमने कुछ पिंच किया तो यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक गए, फिर ब्रेन ट्रांसफर भी तो करेगा, करे भाई सुई चुभ रही है हाथ हटा ले, ठीक है, लेकिन इतना टाइम थोड़ा ना होता है, टाइम लेग नहीं होता है, सुई चुभी हाथ हट गया, कितना इंस्टेंट प्रोसेस है। तो उतना का उतना इंस्टेंट प्रोसेस है। फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे ही टकराया बाहर निकला, जैसे ही टकराया बाहर निकला, इस घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, सिंपल सी तो बात है। लेकिन ऐसा मेटल ढूंढ के लाना भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, ढीले बंधे हुए हों, ऐसा धातु ढूंढ के लाना जिसमें इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हो। तो हम कहेंगे भाई ऐसे तो हमारे पास पोटेशियम ले लेते हैं, रुबिडियम ले लेते हैं और सीजियम। इनमें भी सबसे बेस्ट रिजल्ट देखना हो तो तुम बोलना सीजियम, क्योंकि पूछेगा कौन सी धातु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, कौन सा धातु सतह प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाएगा। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तीनों दिखाएंगे। सबसे बढ़िया किस में दिखाएगा, अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाना हो तो हम कहेंगे सीजियम ले लेना, सोलर पैनल में सीजियम प्लेट लगेगी।
ठीक है, क्या ही टेंशन है, अच्छे से कर रहा होगा इफेक्ट, है ना, अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते होंगे, कम एनर्जी ले रहा होगा, बहुत ढीले बंधे हुए होंगे, इसलिए सीजियम होगा। आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें क्या है, तो पहली तो ये थी, अच्छा पहले इसका डायग्राम समझते हैं। देखो ये आपका क्या है, तो हम कहेंगे ये आपतित फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है जो जाके टकराए हैं। और ये क्या है, तो हम कहेंगे भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन है जो धातु सतह से क्या हुए, मुक्त हुए हैं। और ये क्या है, तो ये आपकी मेटल सरफेस है। अब ऑरेंज बॉल, ऑरेंज दिख रही है ना तुम्हें, है ना, ये ऑरेंज बॉल जो दिख रही है ये तो आपके इलेक्ट्रॉन है, और ये ग्रीन तो पूरा नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन। तो जो ढीले इलेक्ट्रॉन थे ना, बाहरी कोश में थे, ढीले थे, वो क्या हो गए, सारे के सारे बाहर आ गए। इस घटना को बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बात समझ में आई। निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर टकराता है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हर्ट्ज ने स्टडी किया था, और बहुत आगे एक्सप्लेन जो किया था वो किया था आइंस्टाइन, जिसे हम सुपर टैलेंटेड है ना, दुनिया में बहुत 4-5 लोग ही तो है जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड माना गया है, उसमें एक कौन है, आइंस्टाइन। तो सर आइंस्टाइन ने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन करा, ठीक है। अभी तो मैं भी कर रही हूँ, है ना, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलो आगे देखें, तो आगे हमारे पास एक बहुत अच्छा सा पिक्चर है कि भाई आपने ये इफेक्ट पढ़ लिया तो आप क्या करो सेल बना दो, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो देखो ऐसा धातु जिसकी क्या बोलते हैं, सतह में ढीले इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, उस धातु को हमने कन्वर्ट कर दिया कैथोड, ठीक है। तो भाई ऐसा मेटल जिसमें सरफेस पे क्या होते हैं, ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन, लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आपने उसका कैथोड बना दिया। अब ये देखो ये लाइट आई रही है ना, तो ये जैसे ही लाइट आ रही है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बाह्य परिपथ में आप देखो अमीटर लगा हुआ है ना, तो अमीटर क्या कहेगा, भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बैटरी में करंट आ रहा है, और बैटरी में करंट आ रहा है मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो करंट कैसे उत्पन्न हो गई, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन चल रहे, आए कहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड से आए। इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। एक सेकेंड रुको बच्चों, क्या है तो चलो इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कौन से मेटल को यूज कर सकते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सबसे बेस्ट रिजल्ट कौन देगा, तो सीजियम, बात खत्म, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स देखो, इन पे क्वेश्चन बनेगा। धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच में कोई समय अंतराल, टाइम लेग नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, हाथों हाथ, बीच में कोई समय अंतराल, टाइम लेग नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है इंटेंसिटी से रिलेटेड, है ना, एक तो निष्कासित, ठीक है, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती। अब मेरी बात सुनो, ब्राइटनेस, तीव्रता मतलब समझे, पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बताया था मैंने, ब्राइटनेस प्रकाश की तीव्रता। तो अगर कोई कहे कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई, तीव्रता मतलब डेली लाइफ में कैसे, तो जैसे देखो तुम सुबह 8 बजे घर से निकले तो घर वाले कुछ नहीं कहते, हाँ 7-8 बजे निकल जा, कोई धूप वूप का टेंशन नहीं। 9-10 बजे थोड़ी थोड़ी धूप होने लग जाती है, 12 बजे तो थोड़ी काफ़ी तेज हो जाती है, और 2 बजे तो तुम्हें कहेंगे नहीं यार बीमार हो जाएगा, लू लग जाएगी, बहुत तेज धूप होती। तो धूप है। अब 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, इसमें क्या है, तो ब्राइटनेस बढ़ रही है, एकदम तीखा प्रकाश। सुबह की धूप कितनी गुनगुनी होती है, हल्की हल्की होती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फोटॉन्स तो गिर रहे हैं पर कम गिर रहे। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, जैसे जैसे मध्यांतर हो रहा है, दिन में हो रहा है, वैसे वैसे फोटोन, गिरने वाले फोटोन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब अगर मान लो कि ये एक सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे 4 फूल भी फेंक दूँ, हल्के हल्के 4 फूल फेंक दूँ, 1 फिर रोक के 2 फिर 3 फिर 4, तो इस सरफेस के कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना, फूल ही तो आ रहे। लेकिन अगर मैं मशीन लगा दूँ और एक साथ 40 फूल टकराए तो ये इरिटेशन हो जाएगा, अरे ये क्या इतने सारे बोले फूल ही है ना, जिसका वेट ही नहीं है, जो इतना सॉफ्ट है, तब भी तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो भाई वही है, सूर्य देवता सुबह सुबह कम फोटोन बरसा रहे हैं तो झिल जाते हैं, है ना, झिलने के आदि होते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनर्जी तो दे रहे हो, चाहिए हमारी बॉडी को एनर्जी। फिर थोड़ा टाइम में फोटोज ज़्यादा बरसा रहे,
तब भी चलो चला लेंगे, और फिर बहुत तेज बरसा रहे हैं तो भाई वो झेला नहीं जाता। सिमिलरली प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, कोई कह दे कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बढ़ा दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दी, है ना, इसका मतलब भाई फोटोनों की संख्या बढ़ा दी, है ना। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ी इसका मतलब क्या बढ़ा, तो हम कहेंगे फोटॉन्स की संख्या बढ़ा दी इन्होंने। तो अब फोटोन की संख्या बढ़ा दी तो मैंने तो तुम्हें कहा था गेम चल रहा है, एक बॉल आई 6 पड़ गया, दूसरी बॉल आई फिर 6 पड़ गया, तीसरी आई पड़ गया, तो कंटिन्यूअसली आ रही है तो नंबर ऑफ सिक्सेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे बच्चे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के चलने को तो करंट कह रहे हो तो धारा तेज आएगी। तो बस वही तो कह रहा है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कब बढ़ेगी, जब फोटोन की तीव्रता बढ़ेगी। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है मतलब फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो मैं कहूँगी लो भाई अब तो खूब इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। और बच्चे अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो परिपथ में तीव्र धारा का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही तो चाहिए था, तेज करंट चाहिए था ना, बिना किसी मदद के सोलर पैनल, है ना, सूर्य की ऊर्जा से आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बना ली। इतनी बना लोगे कि घर भी चल जाएगा, एसी भी चल जाएंगे और सरकार को बेच भी सकते हैं। सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट क्या है, यही तो है कि आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी पूरी यूज करो, पड़ोसी अगर तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसको भी दे दो, फिर भी बचेगी, उसको आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट है ना थोड़ी शातिर होती है, जिस रेट में तुम्हें बेचती है ना उस रेट में खरीदती नहीं है, आधे से भी कम रेट में खरीदती है। ठीक है, चलो अपनी अपनी प्रॉब्लम से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि देखो प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति, इसको मैं और एक्सप्लेन करती हूँ, है ना, इसको हमने नहीं समझाया अभी। तो देखो 2 पॉइंट तो तुम्हारे क्लियर थे ही सही। अब मैंने तुम्हें क्या कहा, तो तुमने कहा भाई मैडम आपने बताया कि एक मेटल की सरफेस ले लो, धातु सतह, ऐसा धातु लेना जिसमें इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हों। तो हमने सोचा भाई ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास है पोटेशियम में, रुबिडियम में और सीजियम में, हमने इनमें से लिया, उसमें भी हमें जो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा वो सीजियम में मिलेगा। फिर आपने कहा कि आप ऐसा करो कि इस मेटल की सरफेस पे जिसके अंदर ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन है ना, इस मेटल की सरफेस पे लाइट गिरा दो। ठीक है, तो हमने लाइट गिरा दी। तो भाई लाइट को तुम मानते हो फोटोन, और एक फोटोन की एनर्जी h न्यू, प्रकाश को क्या मानते हो, कणीय प्रकृति, एक कण की ऊर्जा क्या h न्यू। तो हमने कहा ठीक है, तो भाई h न्यू एनर्जी मैंने ट्रांसफर कर दी, है ना, मान लो 100 जूल एनर्जी मैंने दे दी। अब 100 जूल मैंने तो पहुंचा दी, मैं 100 जूल पहुंचा दी। अब ये कह रहा है कि भाई मैं 60 के आकर्षण से बंधा हुआ हूं, ये जो नाभिक इसने मुझे अपने आकर्षण से बांधा है, ये एनर्जी 60 है। अब मुझे मुक्त होना है तो 60 तो मुझे खर्च करनी पड़ेगी। भाई अगर किसी ने हमें बांध रखा है ना, और हमने उसे 60 लाख का कर्जा ले लिया, मान लो स्टैंडर्ड की बात करेंगे ना, तो हमने मान लो 60 लाख का कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, तो चुकाना तो उतना पड़ेगा ही ना कम से कम। तो हम कहेंगे भाई 60 का तो कर्जा है, इसके बिना तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, तो पहले इसको तो 60 देके नक्की करो। और बाकी 40, मान लो 1 करोड़ है मेरे पास, तो 60 की तो जो लोन था वो तो मैंने चुका देंगे, लो नक्की कर लो। बाकी 40, तो बाकी 40 से क्या पार्टी करेंगे ना, तो फिर बाकी 40 से ही क्या करेगा भाई, दौड़ेगा, है ना। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन निकले वो चलेंगे, रुके क्यों रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी दे दी, किसी को भी एनर्जी देगी तो वो चलेगा कि बैठा रहेगा, आई बात समझ में। तो हम कहेंगे कि अच्छा जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो h न्यू, एक निश्चित ऊर्जा चाहिए इसको अपने नाभिक से अलग होने के लिए, और बाकी एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कहेंगे देखो हम दे रहे हैं फोटोन, यानी प्रकाश की ऊर्जा वो हमारी बढ़ रही है, मैंने तो भाई मान लो 100 जूल एनर्जी दे दी, तो फोटोन ऊर्जा। अब तुम कह रहे हो 60 के अट्रैक्शन से ये बंधा हुआ है, तो वो अट्रैक्शन तोड़वाओ। तो जिस आकर्षण से वो बंधा हुआ है, या मैं कह दूं धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए कि भाई अट्रैक्शन से बांधा, ये मुझे कब छोड़ेगा, जब इसका कर्जा चुका देंगे, जब इसके नाभिक के आकर्षण की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हम इसको दे देंगे। तो वो छुड़वाने वाली जो ऊर्जा है दैट इज वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क फंक्शन को क्या लिखेंगे, कार्य फलन, तो वो बराबर होगी कार्य फलन। और बाकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब रुकेगा तो नहीं भाई, चलेगा, तो बाकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इतनी बात क्लियर। तो मैं कहूँगी अच्छा फोटोन ऊर्जा 100 मैंने सप्लाई करी, 60 तो उसका खुद का ही खर्चा था कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए चाहिए, और बाकी 40 जो है उससे हम दौड़ जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो भाई फोटोन की एनर्जी बच्चे h न्यू,
है ना। अब बाहर निकलने के लिए भी तो ऊर्जा ही चाहिए ना, लेकिन कम ही चाहिए होगी, हम ज्यादा वाले भी फेंकेंगे नहीं तो इफेक्ट होगा ही नहीं। तो हम कहेंगे कार्यफलन मान लेते हैं एच न्यू नॉट। ठीक है भाई, कार्यफलन भी क्या है, ऊर्जा ही तो है। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से मुक्त कराने के लिए ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा कार्यफलन, तो वो ऊर्जा है एच न्यू नॉट। तो एच तो कांस्टेंट रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट। न्यू नॉट मतलब देहली आवृत्ति, न्यू नॉट मतलब देहली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। और बाकी एनर्जी तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे वो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, देन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर। मान लो तुमसे कल इलेक्ट्रॉन का वेग पूछ ले तो ये तो पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। अब एच तुम कॉमन ले लेना, तो अंदर आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है ना। व्हाट इज वर्क फंक्शन, है ना, ये कार्यफलन क्या कह रहा है, तो हमने कार्यफलन भाई इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाना चाह रहे हो, आजाद कराओगे तो कीमत तो दोगे ना। तो कार्यफलन, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन। कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, धातु सतह को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा या धातु सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए, भाई दी गई तो नहीं लिखूंगे ना, भाई हम कितनी दे दें, मान लो 100 की जरूरत है और हमने 50 ही दी तो फिर क्या ही काम हुआ, और 50 की जरूरत है हमने 100 दे दी तो इफेक्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कितनी चाहिए हम वो मान लेते, भाई तेरे को कितनी चाहिए, है ना, हम देंगे वो तो कितनी भी दे सकते हैं। तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो उस मिनिमम एनर्जी को जो हमें चाहिए मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्री कराने के लिए, उसे क्या कहते हैं, आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन वर्क फंक्शन कहलाती है। ठीक है भाई, कार्यफलन कहलाती है। एक बात तो ये क्लियर। अब वर्क फंक्शन जो है बच्चे वो फॉर्मूला है आपका एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है, तो हम कहेंगे न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। ठीक है, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। अब कोई पूछ रहा है देहली आवृत्ति क्या है, तो भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मैं एनर्जी दे रही हूँ तो एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू नॉट, तो एच तो फिक्स ही है ना, उसको तो मैं क्या ही चेंज करूंगी, फ्रीक्वेंसी तो बदलूंगी। जो प्रकाश आया उसका रंग बदलो, भाई लाल है, पीला है, ऑरेंज है, रेड है ना, क्या है क्या, तो उसके हिसाब से जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे, लेमडा चेंज होगा, लेमडा चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, है ना, लेमडा मतलब वेवलेंथ, और वेवलेंथ चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। पढ़ाया था ना, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लेमडा, तो लेमडा बढ़ा दूंगी तो न्यू कम हो जाएगा, लेमडा घटा दूंगी तो न्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा भाई किस में इफेक्ट आ रहा है ना। तो एच न्यू नॉट मतलब मुझे इतनी एनर्जी दे दी है, अब एच तो मेरे हाथ में है नहीं, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, तो आपके हाथ में क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, कम से कम इतनी तो देनी पड़ेगी ताकि ये मुक्त हो जाए। तो आप ये भी लिख सकते हो, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक प्रकाश की आवृत्ति, कि भाई प्रकाश ही लिखना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन ही टकराने वाले हो, है ना, तो आवश्यक प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आवश्यक प्रकाश की आवृत्ति क्या कहलाएगी, तो हम कहेंगे देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इतनी बात क्लियर है समझ में आ गया। यहाँ से मेटल सरफेस से अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए तो इतनी फ्रीक्वेंसी तो आपको देनी ही पड़ेगी, दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, नहीं दी तो नहीं आएगा। तो मतलब मुझे ऐसा मान लेना चाहिए कि भाई अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाना है, टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, भाई आप चाहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने के लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए। तो देखो अगर जरूरत 60 की है तो 60 से ज्यादा एनर्जी दो। मान लो इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से मुक्त होने के लिए 60 जूल एनर्जी चाहिए, तो जो गिरा रहे हो इंसिडेंट लाइट वो 60 से ज्यादा रख लो, है ना। तो भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने के लिए तो तुम कहोगे फोटोन की ऊर्जा, है ना, फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। किससे? तो हम कहेंगे जरूरत किसकी है? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन। तो फोटोन एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अब फोटोन एनर्जी कितनी है? तो हम कहेंगे फोटोन एनर्जी तो h न्यू है ना, और वर्क फंक्शन क्या है? तो हम कहेंगे h न्यू नॉट है। तो भाई h तो दोनों के पास सेम ही है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए न्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? न्यू नॉट। ये सवाल है सारे, है ना। तो न्यू क्या है? तो भाई न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, भाई जो तुम उसके ऊपर फोटोन फेंक रहे हो वो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। और न्यू नॉट क्या है कि भाई हमें जरूरत कितने की? आप तो कितनी एनर्जी वाली बॉल फेंक दोगे, हमें जरूरत थी, हमारी जरूरत के हिसाब से बताओ। तो वो है देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में भी लिख दो उसको, देखो आने वाला सारा टाइम ही इंग्लिश का है, तो आप इसको लिखिए भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब दिखेगा? तो यूं नहीं फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन निकला, नहीं भाई, फोटोन गिरा उसकी ऊर्जा ज्यादा रखो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा से। ठीक है, ज्यादा दे दी तो एक्स्ट्रा काइनेटिक में बदल जाएगी, रुकेगा थोड़ा ना, चलेगा ना, तो गतिज ऊर्जा। इतनी बात क्लियर है, अब तो सिंपल है ना। तो हम कहेंगे ओके चलो यार ये सब तो सिंपल बातें हैं। अब देखो, अब ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो देखो प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, और जिससे कम आवृत्ति वाला प्रकाश जो होगा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। यानी ये तो अभी हमने लिखा था कि भाई न्यू ग्रेटर देन क्या होगा? तो हम कहेंगे न्यू नॉट। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ही लिख देते हैं इसको, ये न्यू लिख रहे हैं, ऐसे टेढ़ा करके लिखना। न्यू ग्रेटर देन क्या है? न्यू नॉट आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। मतलब मान लो मैंने 100 जूल एनर्जी का फोटोन फेंका, तुमने कभी बाहर निकालने के लिए तो 60 ही चाहिए, तो गतिज ऊर्जा 40 जूल। अब तुम कहो नहीं मैं तो 200 जूल एनर्जी का फोटोन फेंक रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, फेंक दो। तो 200 जूल एनर्जी का फोटोन फेंका तो चाहिए तो 60, क्योंकि धातु तो वही है। इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए भी मेरा कर्जा है वो तो फिक्स है ना, हमने जो कर्जा ले रखा है वो तो फिक्स है। अब हमारे पास आया कितना, उतनी बड़ी हम पार्टी कर लेंगे, है ना, क्योंकि बेसिक तो फिक्स है। तो तुमने कहा मैं 100 जूल का फोटोन फेंक रहा हूँ, 60 तो ये अपना खर्चा ही कर लेता है, 40 काइनेटिक एनर्जी होती। अब मैं 200 जूल का फोटोन फेंक रहा हूँ तो आवश्यक तो उसको 60 ही है कि इलेक्ट्रॉन को बंधन से मुक्त कराना है, कार्यफलन वर्क फंक्शन तो 60 ही। तो अब तो भाई 200 में से 60 खर्च हो गया तो 140 बचा ना, तो गतिज ऊर्जा 140 है, सिंपल है ना। तो अब देखो उसको ये सारा आइडिया कहाँ से आया, बैठे बैठे उसको कैसे दिमाग आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करूँ। तो ये देखो एनसीईआरटी का है, थोड़ा ना मेडिकल अगर आपका है और जेईई मेंस है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये लाइन है ना, ये कभी भी किसी में से भी ना एनसीईआरटी एक छोटा सा सवाल बना के आपको दे देगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबने पढ़ा है, बहुत सरल है, सबको ही न्यूमेरिकल आता है। तो कहे अच्छा भाई इतना पढ़ लिया तो आ जाओ इन सवालों को, इनमें से कुछ ना कुछ पूछ के और तुमसे पूछ लेगा सवाल, फिर पता चलेगा ये सब तो पढ़ा था, बस ये लाइन ही नहीं पढ़ी थी, ये मिस हो गई। तो ये मिस नहीं करना है, एक बार पढ़ना है, पर पढ़ना है। तो देखो हालांकि ऐसा देखा गया है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना। 100 फोटोन फेंकोगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 1000 फोटोन फेंकोगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो निकलने वाले बाहर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी संख्या इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता मतलब फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती। लेकिन गतिज ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं। भाई तुमने एक फोटोन पे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, अब तुम 10 फोटोन फेंक रहे हो
तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का क्या लेना देना? मान लो एक फोटोन की ऊर्जा 100 थी, खर्चा 60 का था, गतिज ऊर्जा 40। अब तुम कह रहे हो मैं 100 फोटोन फेंक रहा हूँ, तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सबका खर्चा 60 और सबकी गतिज ऊर्जा 40। तो ऐसा क्या हुआ कि तुमने है ना इंटेंसिटी बढ़ा दी, तुमने ज्यादा से ज्यादा फोटोन टकराए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ा? तो काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स है, उसका क्या लेना देना? आप जेल से एक कैदी को मुक्त कराओ, चाहे 1000 कैदियों को मुक्त कराओ, बेसिक उनका पेरोल जो है या बेसिक उनका क्या बोलते हैं जमानत जो तो फिक्स है, वो तो आपको देनी पड़ेगी। अब बाकी जो बचेगा वो उनका क्या है, एक्स्ट्रा पैकेज है, काइनेटिक एनर्जी। तो वही तो चीज है, अब आपने एक को मुक्त कराया चाहे 1000 को मुक्त कराया, तो एक्स्ट्रा उनके पास कहां से आएगा? बेसिक तो फिक्स ही है, इसलिए गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी सवाल है बच्चों। अब ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम का एक टुकड़ा ले लिया, जब इस पर रेड लाइट डाली तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो देखो 4.3 से 4.6 10⁻14 हर्ट्ज है। काफी घंटों तक इसने लाल प्रकाश इस पर डाला तो ये देख रहा नहीं कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आई। लेकिन येलो लाइट डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो पोटेशियम पे डाली तो ये क्या देख रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा है ना। तो भाई इस लाइट पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, मतलब इतनी तो नहीं चाहिए, और इससे ज्यादा इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकले तो इतनी तो चाहिए। तो जितनी कम से कम चाहिए कि भाई इतनी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस पे तो बाहर नहीं आया, तो इसको मैं कहूंगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, कि भाई इतना तो चाहिए, है ना। अब देखो ये न्यू है, ये भी तो न्यू है, तो पहले ये कह रहा है एनर्जी मैंने दी थी h न्यू, लेकिन न्यू का मान इतना था, और बाद में भी मैंने एनर्जी तो वही दी है ना h न्यू, लेकिन न्यू बढ़ा दिया, तो बच्चे न्यू बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ गई। अब ज्यादा लाइट वाला ज्यादा ऊर्जा वाला फोटोन डाला तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखा, क्योंकि उसको मुक्त कराने के लिए भी तो चाहिए। मान लो धातु की सतह है, इलेक्ट्रॉन 60 जूल के आकर्षण से बंधा हुआ है, अब तुम कहोगे 60, मैंने 100 वाला फेंका फोटोन, तब तो ठीक है उसका 60 का खर्चा भी निकल गया, 40 की उसको गतिज ऊर्जा भी मिल गई। तुम कहोगे नहीं भाई मैं तो ना 50 जूल का ही फेंकूंगा, तो मत फेंको फिर, 60 तो बेचारे को गरीब आदमी को चाहिए ही चाहिए, तुम 50 जूल की एनर्जी दे रहे हो तो क्या करेगा वो, मतलब ही नहीं। तो अगर कम फ्रीक्वेंसी फेंकी ना इसने, कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डाली और कई घंटों तक डाली, तो कहोगे मैं 50 जूल लगातार 6 घंटे तक दे दूंगा, तो मतलब ही नहीं है ना, उसको तो खर्चा ही नहीं निकल रहा, तो करेगा क्या? आई बात समझ में? तो आपको बताना है मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो। तो ये कह रहा है पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बस इसको नजर मार लेना एक बार, है ना। मान लो तुमसे एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछ लिया नीट के अंदर कि पोटेशियम की देहली आवृत्ति होती है, और यार ये कौन सा सवाल है, पोटेशियम की देहली आवृत्ति होती है, तुमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये एनसीईआरटी में दिया है, वही लाइन है। तो एक बार आइडिया रखो कि भाई पोटेशियम की देहली आवृत्ति इतनी होती है ना, या वो तुमसे कहे पोटेशियम की देहली आवृत्ति किससे ज्यादा होती है, अभी डेटा में ये लिख दिया 4.6 × 10⁻14 से ज्यादा होती है, तो बस ध्यान रखना है ना। वो कहेगा नहीं 5 × 10⁻14 से ज्यादा होती है, तो नहीं 5 के आसपास तो है, 4 से ज्यादा होती है। ऐसे छोटे मोटे सवाल है ना फंसाने के लिए, ठीक है, छोटे छोटे बॉम्ब बोलते हैं इनको, तो वो थोड़े ध्यान रखेंगे। तो भाई पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन डालो इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना। लेकिन भाई ज्यादा एनर्जी का फोटोन डालो, इलेक्ट्रॉन जितनी उसको जरूरत है उतना खर्चा कर लेगा, बाकी की गति से वो दौड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ मेटल के लिए इसने वर्क फंक्शन दे रखा है, लाइक देखो मैंने कहा था सबसे बढ़िया तुम्हें देखिएगा सीजियम, तो सीजियम का वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, तो अगर 1.9 को 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है कूलम × वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलम और आगे क्या हो जाएगा वोल्ट, तो कूलम × वोल्ट जूल के बराबर होता है, तो ये डेटा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वीनियंट है तो हमने ऐसे लिखा है। तो देखो सीजियम सिंबल CS और इसका वर्क फंक्शन 1.9, पोटेशियम का 2.2, सोडियम का 2.3, लिथियम का 2.5, बीच में मैग्नीशियम वगैरह भी है 4 साढ़े 4 के आसपास, और प्लैटिनम तो 6.4। तो प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत भारी काम है, लेकिन सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत आसान लग रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालना, वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई कम से कम ऊर्जा, भाई इतनी तो चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए, तो सबसे कम किसमें, सीजियम। तो वर्क फंक्शन जितना कम होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने के क्या बोलेंगे चांसेस उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इतनी बात भी क्लियर है, ठीक है। अब
अब आपको दे दिया कि आप ऐसा करो, ग्राफ बना दो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में। तो बच्चे इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता, है ना, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। किसकी तीव्रता बढ़ाओगे? प्रकाश की तीव्रता। तो मैंने तुम्हें अभी बोला कि तुम एक फोटोन फेंको, तब भी मेरा खर्चा 60 का था, और 100 का फोटोन मतलब एक फोटोन फेंको जिसकी ऊर्जा 100 जूल है, तब भी मेरा खर्चा 60 का था, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 40 से दौड़ेगा। तुम चाहे 100 फोटोन फेंक दो तो 100 इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेंगे, लेकिन सबका खर्चा, प्रत्येक का खर्चा 60-60 है, और सब 40 की स्पीड से ही दौड़ेंगे। तो तीव्रता बढ़ाऊं, फोटोनों की संख्या बढ़ाऊं तो बढ़ा दो, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। बढ़िया यार, कोई रिलेशन ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ खींच दो ये। अब फोटो करंट, प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, फोटो करंट का मतलब है प्रकाश विद्युत धारा, या प्रकाश धारा लिख देती हूँ, ठीक है, और इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता, ठीक है भाई, इसमें ग्राफ खींच दो। तो जैसे जैसे तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटोनों की संख्या बढ़ाई, फोटोन ज्यादा गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को ही तो धारा कहते हो, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट बहुत बढ़िया आएगा, है ना। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, तो समानुपाती का ग्राफ, इंटेंसिटी बढ़ा दो करंट बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था भाई फोटोन की एनर्जी, आप कितनी एनर्जी दे रहे हो, तो आपको पता है कि आप रेड लाइट डाल रहे हो, येलो लाइट डाल रहे हो, कौन सी डाल रहे हो। हमारे को जो जरूरत है वो क्या है, तो हम कहेंगे हमारी जरूरत है वर्क फंक्शन, कार्यफलन, ठीक है, इसको आप फाई भी लिखते हैं, फिजिक्स में भी है ये चीज, है ना। और एक्स्ट्रा एनर्जी तो वो है काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्मूला फोटोन की एनर्जी, तो तुम लगाओगे एक फॉर्मूला एच न्यू, जरूरत कितने की है, एच न्यू नॉट, और एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है। अब तुम कहोगे नहीं न्यू को तो मैं c/λ लिखूं, मान लो तुम्हारे न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ कि भाई रेड लाइट वेवलेंथ इतना, तो अगर तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है तो h न्यू की जगह c/λ लिखो, तो h न्यू की जगह hc/λ, फोटोन की ऊर्जा तो ये भी होती है ना। और अब hc/λ नॉट, और काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी हाफ mv²। अब न्यू नॉट क्या था, तो हम कहेंगे देहली आवृत्ति, भाई मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और लैम्डा नॉट देहली तरंग दैर्घ्य, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब तुम्हें मान लो पूछ ले कि भाई देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, तो कोई नहीं, तुम एच न्यू नॉट ज्ञात कर लेना, है ना। और न्यू नॉट बराबर क्या, c/λ नॉट, न्यू इक्वल्स टू c/λ ही तो होता है, तो न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c/λ नॉट, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे सरल क्वेश्चन है इसके एनसीईआरटी में। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.9, किसी धातु की देहली आवृत्ति, ठीक है भाई, न्यू नॉट दे दिया, कितना है, तो हम कहेंगे 7 × 10⁻14 और सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज बोलो सेकेंड इनवर्स बोलो एक ही बात है, ठीक है भाई, ये न्यू नॉट है। यदि न्यू 1 × 10⁻15 आवृत्ति वाला विकिरण धातु सतह से टकराता है, तो भाई जरूरत तो मुझे इतनी है, और आप दे रहे हो काफी ज्यादा ही दे रहे हो, देखो 10⁻15, एक और साथ में कंपेयर मत करो, 10⁻14 और 10⁻15, इसमें कंपेयर करो, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। अच्छा 1 × 10⁻15 को ऐसे लिख दो 10 × 10⁻14, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है क्या, है ना। पावर सेम होगी तो जोड़ बाकी सब इजी हो जाता है ना। तो मैं कहूँगी चलो 1 × 10⁻15 को 10 × 10⁻14 लिख दो, निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या ही तकलीफ है। तो हम कहेंगे हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब एच को तो एच ही, या ऐसे लिख देती हूँ, देखो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एच कॉमन ले लेती हूँ, है ना। और न्यू, तो न्यू कितना है, 10 × 10⁻14 है ना, तो 10 × 10⁻14 माइनस
अच्छा ये चीज़ तो समझ में आई। देखो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट में एच कॉमन ले रही हूँ, ठीक है ना, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब h की वैल्यू भी लिख लेती हूँ, चलो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है ना। न्यू कितना है 10 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी है इसे। ठीक है, अब 10 की पावर 14 बाहर ले लो। ठीक है, 10 की पावर 14 बाहर ले लो कॉमन, तो 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 14 बाहर ले लिया है ना, तो तुम्हारे पास है 10 माइनस 7 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब तो सॉल्व ही कर लो यार, क्या ही है। ठीक है, अब देखो 6.62 14 और 34 कम कर दूं, कितना बचा, तो 30 और 10 और कम कर दूं 20 है ना, तो मेरे पास आंसर आया देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 6.62, वहाँ से 3 बच रहा है और 10 की पावर माइनस 20 और हमारा आंसर जूल में है। प्लैंक कांस्टेंट जूल इंटू सेकेंड था ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी किसकी, तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी। सिंपल, क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छे से समझ में आ गया, आई होप, कोई टेंशन नहीं है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स लाइक बोर्स मॉडल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बोर्स मॉडल। लेकिन बोर्स मॉडल्स आया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, पहले उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, अब डायरेक्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं स्टडी किया, सिंपल स्पेक्ट्रम स्टडी किया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, फिर आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आफ्टर दैट बोर्स मॉडल, है ना। तो चैप्टर काफ़ी लंबा है वैसे तो, बट केमिस्ट्री का स्केलेटन है, ये आ गया तो आगे की चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।